साथ बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए, स्किल्ड जो लेबर है उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए तो स्किल्ड लेबर की बहुत कमी यहां पे पाई जाती है और स्किल्ड लेबर को हायर करने के लिए बहुत सारे टेक्सटाइल मालकान हैं जो कि काफी इस हवाले से मुतहरक नजर आते हैं। आज इसी मौजू पे स्किल्ड लेबर के ऊपर खास तौर पर डिस्कशन करने के लिए, चाहे वो खवातीन की हो या मर्द हजरात की हो, इनके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है नासिर अली ज़िया साहब को, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद टेक्सटाइल के डायरेक्टर एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इनका एक अहम किरदार है और खास तौर पे बहुत सारे मामला हैं मसूद टेक्सटाइल के मिल के जो कि ये देख रहे होते हैं। और स्किल्ड लेबर के लिए खास तौर पे हमने जो आज ऑर्गेनाइज किया है इस सेगमेंट को, किस तरह से हायर की जाती है, कैसे स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, आम लेबर को स्किल्ड लेबर में किस तरह से लाया जा सकता है, ये तमाम तर सवालात इनसे किए जाएंगे और इनसे जवाबात भी जो हैं वो लिए जाएंगे। तो वेलकम करते हैं नासिर साहब आपको शो के अंदर। स्किल्ड लेबर की नासिर साहब जब भी बात की जाती है, फैसलाबाद शहर में इस हवाले से पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब स्किल्ड लेबर की बात आती है तो लेबर के पास उस तरह से स्किल होता नहीं है जिस तरह से किसी भी एक्सपोर्टर को अपनी इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं वैसे मिल नहीं पाते। क्या बात है, आखिर इंस्टीट्यूट्स की कमी है? खासतर अगर बात की जाए टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से तो इनके इंस्टीट्यूट्स भी होने चाहिए जहां पे लेबर को स्किल सिखानी चाहिए, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट मैं उठाना चाह रहा हूं वो ये कि जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है और वैल्यू एडिट उसमें की जाती है और वैल्यू एडिशन के हवाले से जदीद तरीन मशीनें दिन ब दिन आती चली जाती हैं, उनके हवाले से स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने होते हैं आपने अपनी लेबर के अंदर, क्योंकि आपको स्किल्ड लेबर जो है वो बाहर से आप तो लोग नहीं बुला सकते, यहां के लोगों को स्किल्ड जो है वो प्रोवाइड करना होता है, उनको सिखाना होता है। तो उसके लिए मसूद टेक्सटाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है और स्किल्ड लेबर जो आप हायर कर रहे हैं उस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहां पर मुलाजमतें नहीं मिलती और आपकी तरफ से मुलाजमतें जो हैं इतनी ऑफर की जा रही हैं और लोग नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं बुखारी साहब आपको बताना चाहता हूँ कि मसूद टेक्सटाइल है क्या। मसूद टेक्सटाइल बेसिकली इज़ अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड सेटअप और अल्लाह के फजल व करम से 120 टन की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारी, जो डाइंग प्रोसेसिंग से लेके वर्टिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम कॉटन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम स्पिनिंग में जाते हैं, फैब्रिकेशन है, डाइंग एंड प्रोसेसिंग है, फिर कटिंग डिवीजन है, फिर हमारी स्टिचिंग है और देन हम जो है वो कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। यू मीन टू से एंड प्रोडक्ट तक तमाम चीजें वहीं पे अवेलेबल, कॉटन से लेके गारमेंट्स पैक करने तक और फिर शिप करने तक जो है ना। मसूद बेसिकली इज़ अ मैन्युफैक्चरर और जो जितने भी वेल रिनोन ब्रांड हैं वर्ल्ड वाइड, यूरोप के और अमेरिका के, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक स्किल्ड वर्कफोर्स की बात है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और मैं बड़ा परेशान हूँ कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा है। जब हम उनको इंगेज करने जाते हैं तो हमें बंदे नहीं मिलते। हम लोगों को जाके ग्रास स्किल के साथ विद नो स्किल जो है वो हम लोगों की इंडक्शन करते हैं और फिर उनको 2-3 माह की ट्रेनिंग दे के उनको स्पेशली स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स, जिसकी उनकी एवरेज अर्निंग 25,000 से 30,000 हो सके तो हम वो ऑफ़र करते हैं। लेकिन लोग काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि हम देखें जी गवर्नमेंट जो हर एक को सरकारी जॉब दे। आने वाले वक्त में आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को दे नीड टू पुट देयर हेड्स एंड शोल्डर टुगेदर, कि दोनों मिल के चलेंगे तो तभी ही जो है वो काम चलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी। और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी क्यों है, उसकी सबसे अहम रीज़न ये है कि ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। यूं ही हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, हमारे पास पाकिस्तान में आर्डर ज़्यादा आएंगे, तो उस हिसाब से हमें उसी हिसाब से कारीगर और ऑपरेटर्स और उस गारमेंट्स के ऊपर काम करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए। लेकिन हमारे पास नॉर्मल हमारी इंडस्ट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूट, अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर बनाएं। मैंने मसूद में 2001 से स्टार्ट किया और 2001 से ही हमने ट्रेनिंग एक फैक्ट्री के साथ ट्रेनिंग सेंटर बनाया। जब भी नेक्स्ट फैक्ट्री बनाते थे हम उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करते थे। यानी आपको नियर अबाउट 20 ईयर्स लगे हैं और अपने जो है ना ट्रेनिंग, और अभी अल्लाह के फजल करम से हमारी 6 से 7 स्टिचिंग यूनिट हैं, फिर डाइंग है, प्रोसेसिंग है, कटिंग डिवीजन है, फैब्रिकेशन है। तो हर फैक्ट्री के साथ अराउंड अबाउट जो है
मसूद टेक्सटाइल और सिस्टर कंसर्न्स कंपनी को मिला के हमारे 12 से 13 फैक्ट्रियाँ बनती हैं और हर फैक्ट्री के साथ हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है। मैं हमेशा गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फोरम के ऊपर एसोसिएशंस को यह सजेस्ट करता रहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में मिड कैरियर मैनेजमेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप नहीं कर लिया जाता, आप क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी मिड कैरियर मैनेजमेंट, जिसको मैं MBAs और टेक्सटाइल इंजीनियर्स का नाम देता हूँ, इंडस्ट्री इंजीनियर्स का नाम देता हूँ, जब तक आप वो डेवलप नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं लेके आएंगे, अपनी मिडिल मैनेजमेंट उनको जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे और उनसे कंट्रोल नहीं करवाएंगे, तो आप इनोवेशन नहीं लेके आ सकते। और आज के दौर में विदाउट इनोवेशन आप वर्ल्ड वाइड कम्पीट नहीं कर सकते। अपने कंपेटिटर को बीट करने के लिए आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लेके आएँ, ट्रू प्रोफेशनल हों। अच्छा, इसमें मैं इंडस्ट्री को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मसूद टेक्सटाइल ने अपनी हर फैक्ट्री के साथ ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, इसी तरीके से मेरी हम्बली सबमिशन है तमाम इंडस्ट्री को, बजाय इसके कि मसूद टेक्सटाइल ट्रेन करे और बाकी जो है फिर उसकी तरफ देखें और वो ट्रेन फोर्स जो है अपनी फैक्ट्रियों में इंडक्ट करें, तो तमाम फैक्ट्रियाँ जो हैं फैक्ट्री मालिकान से और मैनेजमेंट से कि वो अपने ट्रेनिंग सेंटर खोलें और उसके ऊपर अपना जो है स्किल्ड वर्कफोर्स जो है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे उनको जो है ट्रेन करें। और जब वो वहाँ पे ट्रेन करेंगे तो ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से जान रहे होंगे, तो उनकी एफिशिएंसी भी बेहतर आएगी। आज के दौर में बुखारी साहब कैलकुलेशन होती है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, आप एक दिन में कितने मिनट्स निकालते हैं और आपकी पर मिनट की कास्ट क्या है, उसको कैसे मीट करते हैं। तो सेम SMV को मीट करने के लिए आपको एफिशिएंसी का सहारा लेना पड़ता है और ये तमाम साइंटिफिक बुनियादों पे जब तक नहीं किए जाएंगे, हम अपनी कास्ट या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कम नहीं कर सकते। उसको अपने कंपेटिटर से नीचे लेके आएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें वर्ल्ड वाइड कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी अहम चीज़ जिसके ऊपर मैं हमेशा फोकस करता हूँ, आई ऑलवेज सुजेस्ट टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट्स, नेशन वाइड एजेंसीज जो हैं, NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं लाइक GIZ है, JICA है या ILO है। तो मैं सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा ही पोटेंशियल है। लोग कहते हैं जी अमेरिका, कनाडा, यूरोप आर द लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज़ रियली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर आप ओपन मार्केट में जाएं तो लोग 100% प्रॉफिट पे चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। आप यूरोप की मार्केट में, अमेरिका में जाएं, 3 से 5% किसी चीज़ के ऊपर प्रॉफिट होता है। तो ये बताएं कि यहाँ पे 100% प्रॉफिट ट्रेडिंग में हो तो आप कितना पोटेंशियल होगा उस मुल्क में। हम जो है एक फेयर नेशन बने और इन चीज़ों का एहसास करें, अपनी जिम्मेदारियों। कोई भी कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अपनी जिम्मेदारियों को पहले समझे और फिर अपने राइट्स की बात करें। आपने जायका का नाम लिया, जायका तो बड़ा वासा के साथ मिलकर काम कर रही है और बड़ा पोटेंशियली, हाँ, ये टैप्टा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल एक प्रोग्राम किया था, MOU साइन किया था उन्होंने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हाँ, फैसलाबाद शहर के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है, तो उनको भी हमने सुजेस्ट किया कि बजाय इसके कि उन ट्रेड के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, उन ट्रेड के ऊपर आप ट्रेनिंग दें जिनके ऊपर पाकिस्तान में जॉब मार्केट ना हो। उनसे हमने कोलैबोरेशन की, अभी भी चल रही है। उनको सुजेस्ट किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एंगेज करें अपने आप को, ताकि जितनी भी स्किल्ड हमारे पास 100% पोटेंशियल होता है, वो मेल हो या फीमेल हो, कि हम जो लोग ट्रेन करें उनको 100% जॉब अपॉर्चुनिटी दें। मैं जायका के साथ अगर मिलके आप प्रोजेक्ट कोई इंडोर्स करते हैं, किस तरह से उसे परसू करेंगे आप? वो उनका अभी हमारे गारमेंट सिटी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है उनके साथ। गारमेंट सिटी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बिल्डिंग है जो कि हमने उसकी जो है चला रहे हैं। तो उसमें उन्होंने वुमेन को ट्रेन किया और हमने उसकी मुकम्मल जो है जिम्मेदारी ली है। उन तमाम ख़वातीन को हमने अपने पास जो है जॉब दी है।
तो वुमेन की जब जॉब भी बात है, मैं माजूद चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं, मैं यहां पे नासिर साहब का हवाले से तारुफ लाजमी करवाना चाहता हूं। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया है नासिर साहब को, और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे माशरे के अंदर खवातीन को जहां कहा जाता है कि उनको मुनासिब मौके नहीं मिल पाते जॉब के लिए, या मर्दों के शाना बिशाना नहीं चल पाते, तो इस चीज को इन्होंने गलत करार दिया है, और उनके लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं जितनी कि एक मर्द के लिए होता है। तो इस हवाले से भी मैं चाहता हूं नासिर साहब आप थोड़ा सा रोशनी डालें इस चीज के ऊपर। खवातीन जो घरों के अंदर बैठी हैं, जो काम करना चाहती हैं, जो वेल एजुकेटेड खवातीन हैं, उन हवाले से भी, और जो लेबर हैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। इसमें अगेन मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूं कि 2001 में जब हमने ट्रेनिंग सेंटर खोले तो हमारे पास जो भी वर्कफोर्स थी, स्किल्ड अनस्किल्ड, उसमें हार्डली 1 से 2% फीमेल थी। तो मैं चूँकि इसके ऊपर ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट है और ह्यूमन रिसोर्स इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि पाकिस्तान की कमोबेश आबादी 50% वुमेन पे कंसिस्ट करती है, और अगर हम वुमेन को इंगेज नहीं करते तो स्टेट फॉरवर्ड हम 50% पोटेंशियल जो है वो ज़ाया कर रहे हैं पाकिस्तान का। और 50% का मतलब ये है कि अगर आप के पास 100 नंबर का पेपर है और 50 नंबर जो हैं आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो 50 में से 50 में से 100% भी ले लेंगे तो आपकी ओवरऑल रेटिंग 50% आएगी। 50% है। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए फिर मेरे जो सीईओ हैं शाह नज़ीर साहब, उनका बड़ा विजन है। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। 2001 में हमने स्टार्ट किया, तो जब लड़कियों को हमने इनवाइट किया, फीमेल को कहा कि आप आएँ हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इंडस्ट्री के कल्चर से बड़ा जो है ना वो अजीब समझा जाता था। मैंने पर्सनली जाके पोटेंशियल मार्केट में, रूरल एरिया में, कंट्री साइड के ऊपर पेरेंट्स से जाके कॉर्नर मीटिंग्स की और उनको जो है वहाँ से पिक किया और अपने ट्रेनिंग सेंटर, अपनी फैक्ट्रियाँ विज़िट करवाईं और उनको बताया कि देखें यहाँ पे कैसा माहौल है। अल्लाह के फजल करम से पेरेंट्स बड़े सेटिस्फाई हुए और उन्होंने अपनी फीमेल, किसी ने अपनी सिस्टर्स को, बेटियों को भेजना शुरू किया, और आज अल्लाह के फजल करम से पूरे ग्रुप में मोर दैन 20,000 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, जिसमें मोर दैन 25% फीमेल काम कर रही हैं। और कोई हरासमेंट नहीं है। हमारे कस्टमर आते हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म हैं, और अल्लाह के फजल करम से नेटमेयर में वी आर द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, और इसको मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कभी किसी किस्म की हरासमेंट की, कभी किसी किस्म की इस तरह की शिकायत नहीं है। हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है फीमेल को ऊपर, हरासमेंट के ऊपर, अब्यूज़र्स के ऊपर, या इस तरह के मामलात के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी कामयाबी है। और यहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट है, तो ये आपको जान के खुशी होगी कि 2014 से लेके आज तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री के ऊपर मसूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जो है वो अवार्ड की गई है, रिवार्ड दिया गया है। 2014 से लेके आज 2020 तक कंटिन्यूसली वी आर गेटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी। और मैं यही कहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी इस तरह का क्वालिटी वर्क अगर होता रहेगा तो आने वाले वक्त के अंदर भी ये अवार्ड आप ही को जाएगा। इसी मौजू पे आगे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ नासिर अली ज़िया मौजूद हैं और एमटीएम के हवाले से मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जॉब्स ऑफर की जा रही हैं आजकल एमटीएम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा, और ये कहा जा रहा है कि बेहतरीन मौका है अर्निंग के लिए। तो आप क्या कहेंगे, कौन कौन सी जॉब्स हैं, उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए और क्या क्राइटेरिया है जॉब हासिल करने के लिए, तमाम चीज़ें बताइएगा। अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो हमें जो है MBAs और टेक्सटाइल इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, केमिकल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग की तमाम जो है फैकल्टी वो हमें रिक्वायर हैं। और जहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स की बात है तो हमारे लिए जो स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर हैं उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट 2000 स्किल्ड वर्क फोर्स, स्पेशली स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर हमें डे और नाइट शिफ्ट में चाहिए। इसके साथ क्वालिटी इंस्पेक्टर्स। तो स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर के लिए बेसिकली ऐसा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती,
और अगर कोई फीमेल मेल, क्योंकि मसूद जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, तो हम दोनों को बराबरी की सतह के ऊपर एम्प्लॉयमेंट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अगर किसी के पास स्किल नहीं भी है तो हमारे वो 6 से 7 स्टिचिंग यूनिट जो हैं उनके साथ 6 से 7 जो है वो ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो हमने उनमें भी इंडक्शन शुरू की हुई है, ताकि जिस तरीके से हम साल से 2001 से लेके आज तक अपनी वर्क फोर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेन करते हैं, तो उसमें हम उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। 2 से 3 माह की ट्रेनिंग देने के बाद उनको फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी देंगे और उसके बाद मिनिमम जो है 25,000 से लेके 30,000 तक मंथली अर्निंग विद ऑल बेनिफिट जो एज पर लोकल लेबर लॉ हमारी रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की और कंपल्शन होती है, उसके साथ वो 25 से 30 हज़ार कमाने का उनके पास पूरा मौका है। तो बाकी जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में 2 चीज़ों की बड़ी जो है वो किल्लत है, शॉर्टेज है, मेजर डेफिशिएंसी है, वो है मिड कैरियर मैनेजमेंट और दूसरा स्किल्ड वर्कफोर्स। बिलीव यू मी कि अगर मिड कैरियर मैनेजमेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाए तो पाकिस्तान में अपनी एक्सपोर्ट को डबल नहीं तो 1.5 गुना जो है विद इन अ ईयर कर सकती हैं। विद इन अ ईयर जो आपकी पिछले साल की एक्सपोर्ट है, ये जीडीपी कहाँ जाएगा? हाँ जी, ऑफ कोर्स। और जीएसपी प्लस की वजह से आप यूरोपियन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। कोरोना जो है आपके सामने है, एक अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अभी हमारे हमसाया मुल्क में एक क्या कहते हैं कि एक मुल्क में डेफिशिएंसी जो है दूसरे मुल्क में या दूसरी कौम में अपॉर्चुनिटी का बायस बनती है, तो इंडिया में स्टिल जो है कोरोना जो है उसी स्पीड के साथ जारी सारी है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने सिविल सोसाइटी के साथ मिल के अपने कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट को जो है इतना मजबूत बनाया है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिवीजनल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इसके ऊपर कंट्रोल किया और अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम किया। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग की वजह से हमने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। तो अब कस्टमर जो है वो इंडिया या किसी और मुल्क में जाने की बजाय पाकिस्तान की तरफ जो है वो रवां दवां है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि और वो उनकी असेसमेंट है कि पाकिस्तान में जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होती है शायद इंडिया में कहीं और पे नहीं होती। तो इसलिए पाकिस्तान के पास फुल अपॉर्चुनिटी है, बट वी आर लैकिंग इन स्किल्ड वर्कफोर्स। अगर हम स्किल्ड वर्कफोर्स जो है इन टाइम उसको कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है मिनिमम जो है 50% इंक्रीज़ कर सकती है इन ईयर। और यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के शाना बशाना काम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन अभी एसोसिएशन के रेफरेंस से इंडिविजुअल एफर्ट्स की वजह से गवर्नमेंट जो है वेल अवेयर हो चुकी है कि इंडस्ट्री के इस चीज़ को समझे कि इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं और उनके ऊपर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि करंट गवर्नमेंट जो है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट स्पेशली टेक्सटाइल मसनूआत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डबल करने में विद इन अ ईयर और 2 जो है वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है बिजली के रेट्स की, पर यूनिट पैसे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है जाहिर बात है वो तो बढ़ेगी और जब वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वैसे ही बहुत सारे मुल्कों से प्रोडक्ट आए होते हैं। हमारे मुल्क की प्रोडक्ट की अगर कीमत बढ़ती है तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट के लोगों का रुझान फिर किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाएगा। इस पे गवर्नमेंट को आप क्या कहेंगे कि जो बिजली की कीमत है उसे कम करना चाहिए ताकि एंड प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह का बन सके कि क्वालिटी और मेंटेन हो सके और क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस जो है उसको मेंटेन रखा जा सके, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में बड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि गवर्नमेंट जितना भी चाहे जितना भी करे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए उतना ही काम है। उसकी वजह क्या है कि मैं हमेशा ये कोट करता हूँ कि इंडस्ट्री को मैक्सिमम टैरिफ दे के मैक्सिमम रिलीफ दे के टैरिफ के ऊपर पर यूनिट कास्ट के ऊपर दे के तो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। और एक्सपोर्ट एक तो ज़र मुबादला आएगा मुल्क में, दूसरा आपकी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होगी
और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है जो ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव है। आप किसी भी और इंडस्ट्री में इतना ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज नहीं कर सकते जितना आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया है। ईसीसी की कमेटी रिसेंटली जो उसमें जो है उन्होंने नोटिफिकेशन की है, तो पर यूनिट कास्ट जो है वो तकरीबन 7.5 सेंट जो है वो फेस्को की, और 6.5 पर MMBTU जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, बट फॉर जीरो रेटेड, कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म है। तो इसको कम से कम इसको तो मेंटेन किया जाए, इसको कंटिन्यू रखा जाए, और फिर इसके ऊपर फर्दर वर्किंग की जाए। तो जैसे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे कंपेटिटर से आज भी ज़्यादा है। बांग्लादेश में मिनिमम वेज हैं पाकिस्तान से आज भी कम है। तो यहाँ हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से है, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे फेस्को के थ्रू हमें सप्लाई आती है, और गैस जो है वो SNGPL के थ्रू हमें पंजाब को मिलती है। तो इसके ऊपर कंटिन्यू वर्क किया जाए, और इनकम टैक्स और अदर जो रिबेट्स हैं उनको इन टाइम जो है पे किया जाए। और स्पेशली चूंकि आज का आपने मौजूद सिलेक्ट किया है कि स्किल्ड वर्कफोर्स का, तो गवर्नमेंट के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं। जो गवर्नमेंट के ज़ैली अदारे हैं जैसे PSDF है या इस तरह की और एसोसिएशन है, उनको गवर्नमेंट एडवाइज करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी करे, उनको देखे कि जितने लोग उन्होंने ट्रेन किए हैं या ट्रेनिंग फंड्स जो हैं जो UK से आते हैं, यूरोप से आते हैं या कहीं और से आते हैं, उनकी कैसे यूटिलाइजेशन होती है, उसकी अफादियत क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी आउटपुट क्या है, क्या एफिशिएंसी है, क्या इफेक्टिवनेस है। जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है पहले से संजीदा है, पहली गवर्नमेंटों से संजीदा है। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान में इंशाल्लाह इट विल टेक सम टाइम, मे बी इट विल टेक अ डेकेड, बट खुशहाल पाकिस्तान जो है वो मैं ये समझता हूँ कि उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के साथ, अपनी एसोसिएशन के साथ और अपनी सिविल सोसाइटी के साथ we will put our heads and shoulder together to groom this nation, to grow up the economy of Pakistan। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से हमारे CEO हैं, इस तरीके से और भी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये सारे मिलके पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और इसकी डेवलपमेंट के लिए दिन रात काम करेंगे। और इंशाल्लाह उस काम को जो है बढ़ाने के लिए बीइंग ए टीम मेंबर और मुख्तलिफ एसोसिएशन का मेंबर होने की हैसियत से इंशाल्लाह पर्सनल लेवल के ऊपर और एक टीम की हैसियत में मैं भी जो है 24 आवर 7 डेज आ वीक जो है अवेलेबल हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट अगर इंटेलेक्चुअल हो, कॉम्पिटेंट हो, तो बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सबब भी बन सकती है जी। अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक कैसा है और कितना ये ऐसे मौके प्रोवाइड करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि इनके मुल्क में आके पैसे इन्वेस्ट करें। जैसे फेडमिक हमारा एक शुरू होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हो रही हैं उसके लिए, और बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस सवाल? अभी ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अभी परसों एक मीटिंग में मैं मियां काशिफ साहब जो फेडमिक के चेयरमैन हैं उनके पास बैठा हुआ था, तो वो एक चाइनी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे थे और चाइनी कंपनीज को फेडमिक में फर्दर इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारी एसोसिएशन के पास पोटेंशियल है, तो जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अल्लाह के फजल करम से दे आर एनफ कैपेबल, और वो इसी लेवल के ऊपर जो है वो उनको लेके आ रहे हैं। फर्दर जब भी हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए ब्यूरोक्रेसी में से उनके फील्ड विजिट होते हैं, तो मोस्टली आर्मी या आर्मड फोर्सेस या ब्यूरोक्रेसी में से वो हमें जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम सूट एक्सेल का विजिट करना चाहिए कि स्टडी के तौर पे, और हमें देखना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या मामलात हैं। तो मैं हमेशा उनको प्रेजेंटेशन देते हुए एक चीज़ का जो है वो इज़हार करता हूँ और उस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ और करवाता हूँ कि आपके कमर्शियल काउंसलर जब किसी भी मुल्क में अपॉइंट हों तो सबसे पहले अपने मुल्क की इकोनॉमी को स्टडी करें। बिल्कुल, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का वक्त हो गया तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नासिर अली ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले फेडमिक के हवाले से गुफ्तगू जो है उनके साथ की जा रही थी। नासिर साहब क्या कहेंगे, फेडमिक को अगर देखा जाए
मुल्की मैशियत में कितना अहम किरदार होगा जो कि ये अदा करेगी? मैं ये समझता हूँ कि फेडमेक जो है वो फैसलाबाद के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के लिए और इवन इस रीजन के लिए जो है वो डेवलपमेंट का एक सबब बनेगी और जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में खातर खा इजाफा होगा। आपको ये जान के खुशी होगी कि वहाँ पे जो फेडमेक के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं मियाँ काशिफ इशफाक साहब, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे लेके आएँ। तो मलेशिया से, चाइना से, कोरिया से बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो आ भी चुके हैं और अपनी उन्होंने इंडस्ट्री की डेवलपमेंट शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मज़ीद जो है इसमें बाकी जो एसोसिएशंस हैं उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। असल में ये हमारे जो मैंने अंडरस्टैंड किया आज तक कि एक प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है गवर्नमेंट में और इंडस्ट्री में। एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो इनको एक एजेंडे के ऊपर एक पेज पे लेके आए। उसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है और पार्टनरशिप जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही नहीं बल्कि जो है ह्यूमन रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, आप कहीं से भी शुरू कर लें, आप आउटस्टैंडिंग मेथड बना सकते हैं, आप दुनिया की नंबर 1 मशीनरी लेके आ सकते हैं, मटेरियल आप A1 क्वालिटी जो है वो लेके आएँ, ग्रास मटेरियल। आप जितना मर्जी जो है वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर लें, जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एनफ कैपेबल नहीं है आप उन सिस्टम्स को सस्टेन नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स कि जिसके थ्रू आप चीज़ों को प्रॉपर यूटिलाइज करवाएंगे। अदरवाइज मशीनरी जो है वो आइडियल हो गई, मटेरियल जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको किस तरीके से आपने फिनिश प्रोडक्ट में लेके जाना है, तो उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट और उनकी स्किल्स इन्वॉल्व हैं। जब तक आप उनका ब्लेंड नहीं बनाएंगे तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें पाकिस्तान में ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिसी बनाते हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी बनती है, फाइनेंशियल पॉलिसी बनती हैं, सारी चीज़ें। तो एक इस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए जो ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर रीजनल लेवल के ऊपर वो सेंटर जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के साथ चलें, उनसे उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ली जाए कि आपने कितनी स्किल्ड वर्क फोर्स डेवलप की है और क्या आपने वो प्रॉपर डाटा के साथ की है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या आपने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक की है और फिर कितने लोगों को आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी लेके दी है। मैं अभी वक्फे से पहले जिक्र कर रहा था कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने टैप्टा के साथ 2 साल पहले एग्रीमेंट किया, MOU साइन किया कि हम जो है वो इतनी जो है वो फॉर एग्जांपल जो है 20,000 जो है एक साल में जो है प्रोड्यूस करेंगे स्किल्ड वर्कफोर्स। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने जो ट्रेड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं उन ट्रेड के ऊपर जब आप इनको ट्रेन करेंगे तो क्या उन ट्रेड में मार्केट में जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? ये चीज, ये जो बहुत अहम पॉइंट है जिसे रेज करना चाहिए था और आपने किया। तो उसमें बुखारी साहब मेरा जो है ना उनको ये था कि इंडस्ट्री एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अब स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर है, हमारे पास 5 से 6 तरह की मशीनें हैं। मल्टी स्केल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 40 से 50,000 पर मंथ जो एक अनपढ़ आदमी है लेकिन मल्टी स्केल मशीन ऑपरेटर की जो है स्किल उसके पास मौजूद हैं, तो 40 से 50,000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ वो अर्न कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एवरेज अगर आप 25,000 लगा रहे हैं और एक घर में 4 से 5 मेंबर हैं, उसको 25,000 से मल्टीप्लाई करें तो पाकिस्तान में हर घर जो है खुशहाल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमारे इसमें मेल और फीमेल दोनों काउंट हो। दोनों। फीमेल के सिलसिले में मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र किया कि जो हमारे ग्रुप में 20,000 लोग काम कर रहे हैं उसमें से मोर देन 25% जो है फीमेल है। और यही नहीं बल्कि फीमेल की आपने बात दोबारा शुरू की है तो मैं आपको बताऊं कि हमने मिनॉरिटी के ऊपर बड़ा काम किया है। यहाँ पे हम मुसलमान ख़वातीन को अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो मिनॉरिटी के ऊपर क्रिश्चियन और मिनॉरिटी हमने ऑलमोस्ट 900 क्रिश्चियन वुमेन फ्राम साउदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब से
प्रॉपर उनको अकोमोडेशन की फैसिलिटी दे के उनको ट्रेन किया और उनको फिर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी दी। और अभी भी मोर देन 75% फीमेल क्रिश्चियन फीमेल हमारे पास काम कर रही हैं। तो फीमेल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये है कि सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट है हमारे ही नहीं, अब अल्लाह के फजल करम से एक कल्चर डेवलप हो चुका है। बस ज़रूरत समर की है कि हमारी तमाम की तमाम इंडस्ट्री इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि उन्होंने अगर गवर्नमेंट जब तक कोऑपरेट नहीं करती, अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेट करे, नथिंग लाइक दैट, वो तो एक आइडियल सिचुएशन होगी। अगर गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे सपोर्ट नहीं करती तो अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर जो है उनको डेवलप करें, वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्कफोर्स को ट्रेन करें, वहीं पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनेजमेंट ट्रेनी जो है हायर करें, टेक्सटाइल इंजीनियर्स हायर करें। अच्छा, एक्सपर्ट्स कहाँ से लेते हैं आप उन ट्रेनिंग एक्सपर्ट देखें मैंने तो काफ़ी अरसे से जो है वो हमने श्रीलंका से भी हायर किए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री इंजीनियर जो हैं वो अवेलेबल हैं। नो डाउट हमारा और श्रीलंका का बड़ा फ़र्क है। बहुत सारे ममालिक जो हैं हमसे स्पेशली गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में बड़े आगे हैं, वो 30 से 35 साल जो हैं वो एडवांस हैं हमसे। तो इसमें जो एक हमने नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कंसल्टेंट हायर किए हुए हैं, एंगेज किए हुए हैं, और हम बिलीव करते हैं हमारा ग्रुप या स्पेशली मसूद टेक्सटाइल जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो उसके थ्रू वर्किंग पे बिलीव करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है वो मिनट्स की कैलकुलेशन बेहतर अंदाज से कर सकता है, उनके फार्मूले साइंटिफिक बुनियादों पे होते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि एक एम्प्लाई को और ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल जो है वो एक बैलेंस मिलता है। दोनों ही विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने में कामयाब होते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसको हमने एक HR के साथ कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेट करवा के तो एक ट्रेनिंग सेंटर से हम जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की स्किल्ड वर्कफोर्स जो है निकाल के फ्लोर पे लेके आते हैं। अच्छा, इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो मैं ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को ज़ैली अदारों को एसोसिएशंस को सजेस्ट कर चुका हूँ कि और प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट का खसूसन बिलखसूस कि आप हमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो है वो एंगेज करके दें। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ मसूद टेक्सटाइल के लिए, मसूद टेक्सटाइल एक नेटवेयर में बड़ा अदारा है इसलिए कि सिर्फ मसूद टेक्सटाइल ही उसकी सर्विसेज जो है वो इंजॉय करे, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि PHMA को स्पेशली हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए और नेटवेयर के लिए बड़ा यहाँ पे स्कोप है पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे करने और इस इंडस्ट्री से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का रोजगार जो है वो बसता है। तो PHMA जो है वो इस पे इनिशिएटिव ले और वो गवर्नमेंट से इस चीज़ को जो है वो बात करे कि हम कोलैबोरेटेड एफर्ट्स करके इंटरनेशनल कंसल्टेंट वो ममालिक या वो नेशंस जो हमारी डाइंग प्रोसेसिंग में हमसे एडवांस हैं, उनकी मेथडोलॉजी टेक्निक्स जो है बेहतर हैं, वो चाइना हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो यूरोप का कोई कंट्री हो, वहाँ पे जो भी स्किल्स हमसे बेहतर हैं उन ममालिक से इंटरनेशनल कंसल्टेंट को इंगेज करें और फिर तमाम इंडस्ट्री में उनको एक शेड्यूल बना के वो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है या स्किल्ड वर्कफोर्स है या ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर जो है एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करें ताकि तमाम इंडस्ट्री मुस्तफीज हो। अच्छा, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे आपको नई टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट करनी पड़ती है इसके अंदर और नई से नई मशीनें लानी पड़ती है, तो मशीनरी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसकी तरफ से भी गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ ऑलरेडी लिए हुए हैं, लेकिन बड़ी जो है ना अभी मैं बताता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इज इन स्लो मोड। तो ये जो है ना जितना फास्ट ट्रैक के ऊपर करेंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये साल हर साल की थ्योरी यहाँ पे पड़े हुए हैं, डाटा मेंटेन किया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट्स ने स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के पास तमाम डाटा अवेलेबल है, तो वहाँ से अपनी टीम को एंगेज करें, वहाँ से देखें उनका पिछला डाटा कंसिडर करते हुए कि क्या स्कोप है पाकिस्तान में। इसमें कोई शक नहीं है कि एक कॉमन मैन भी ये जानता है कि GSP प्लस के बाद और स्पेशली कोरोना के बाद इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से इतना बिजनेस है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और जैसे आपने कहा कि मशीनरी, मैं कहता हूँ इसके ऊपर तो ज़ीरो टैक्स होना चाहिए और उसका ये फ़ायदा होगा कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और जब एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली मैशियत का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन
और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जब कंट्रोल होगा तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे तो जो भी अच्छी एसोसिएशन हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और फैक्ट्रियां हैं, उनके मालकान बड़ा अच्छा विजन रखते हैं और वो प्रॉफिट जो है वो अपने एम्प्लॉय में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ेगी Absolutely. आपके एक्सपोर्ट्स की, और जब एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी इससे ऑटोमेटिकली आपकी मैशियत जो है उसको फायदा पहुंचेगा और जीडीपी रेट आपका जो है आने वाले दिनों में काफी हद तक बढ़ता चला जाएगा। और जितना जीडीपी रेट बढ़ेगा, जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, उतने मुलाजमत के मौके भी बढ़ेंगे और मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे तो आपका एक आम शख्स, जो आम शहरी है, जो मुलाजमत तबका लोग हैं, वो भी अपनी जिंदगी को स्टैंडर्डाइज कर सकेंगे और एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। तो नासिर अली ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए और इसके साथ साथ बताया कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एमटीएम के पास और लोग उनको किस तरह से जो है वो गेन कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।